हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट सीए साहिल मित्तल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है ऑडिट। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं हमारी स्टैंडर्ड्स की जो रिवीजन चल रही है उस सीरीज का एक और इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो है एसए 299। कौन सा स्टैंडर्ड है सर? एसए 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एसए 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखिए, इसमें हमारे पास ये कंप्लीट हमारे बुक नोट्स हैं और ये सारे नोट्स आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है उसमें दिए हुए हैं। आप उनको रेफर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। आपके पास जो नोट्स हैं अगर आप उनसे भी पढ़ेंगे तो भी आपका 100% स्टैंडर्ड ये कवर हो जाएगा इस रिवीजन से। ये वीडियो अगेन सीए इंटर, आईपीसीसी एज वेल एज सीए फाइनल दोनों लेवल के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। ओल्ड कोर्स में आप या न्यू कोर्स में है तो आप इसको रेफर कीजिए और पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे। जय श्री राधे। सर आइए हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। ये देखिए हमारे पास चार्ट्स हैं, जो हमने चार्ट बनाया है इसका स्टैंडर्ड का पूरा, ज़्यादा बड़ा चार्ट नहीं है तो आपका जल्दी स्टैंडर्ड रिवाइज हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इस चार्ट की हेल्प से। सर मैं आपको एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ, एक डिस्कशन करते हैं जिससे आपको समझेगा कि इसका सर प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है जॉइंट ऑडिट का। सर जॉइंट ऑडिट जो वर्ड है ना उसका मतलब है, पहले हम मीनिंग देखते हैं। ये देखिए जॉइंट ऑडिट वर्ड का सर मतलब क्या है कि जब एक क्लाइंट, एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक से ज़्यादा ऑडिटर ऑडिट करेंगे तो उस ऑडिट को बोलते हैं जॉइंट ऑडिट। क्या सर? जब किसी क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक से ज़्यादा ऑडिटर, मल्टीपल ऑडिटर्स ऑडिट करेंगे साथ में तो उसको बोलते हैं जॉइंट ऑडिट। और जो वो ऑडिटर्स हैं उनको बोलते हैं जॉइंट ऑडिटर्स। मान लो एक कंपनी है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका, ये देखो प्रैक्टिकल, ये रिलायंस इंडस्ट्री की आपकी ऑडिट रिपोर्ट है। आप देखो नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। और इसका ऑडिट देखो कितने लोग कर रहे हैं, आपको नाम दिख रहा है, डीटीएस एंड आपका एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी। तो ये दोनों क्या हैं? इस कंपनी के जॉइंट ऑडिटर्स हैं और ये जो ऑडिट कर रहे हैं इसको बोला गया है जॉइंट ऑडिट एज पर एसए 299। तो आपको जॉइंट ऑडिट का मीनिंग क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अब सर आप पहले हमें ये बता दो कि जॉइंट ऑडिट पूरे दुनिया में आया क्यों, क्या रिक्वायरमेंट थी इसको लेकर के आने की। एक थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं पहले। सर ये जो जॉइंट ऑडिट, इसका जो नाम है ना अभी एसए 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले इसका नाम होता था रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर। क्या नाम होता था? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉइंट ऑडिटर। तो वो सब स्टैंडर्ड था, उसमें जो कंटेंट था वो कम था, वो बोलता था ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कि जॉइंट ऑडिट जब करेंगे जॉइंट ऑडिटर्स तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी इंडिविजुअली एंड एज अ होल, एज अ ऑडिटर्स की एज अ होल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी। बट अब ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर और कंटेंट आ गया है कि ऑडिटर प्लान कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी क्या होंगी, उनकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। तो वो सब भी उसमें ऐड ऑन हो गया। पहले वाला जो स्टैंडर्ड था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोलता था, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं, वो चीजें तो सेम है, एडिशन हो गया है। तो ये रिवाइज हो गया आपका स्टैंडर्ड 299 और इसका नाम भी चेंज हो गया है, जॉइंट ऑडिट हो गया कि पूरे जॉइंट ऑडिट के बारे में इस स्टैंडर्ड ने आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन दी है। सर ये पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जॉइंट ऑडिट के केस में क्या होता है, एक से ज्यादा ऑडिटर होते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, 3 4 5। अब सर वो जॉइंट ऑडिट तो करते हैं लेकिन उनके बीच में सर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोऑर्डिनेशन में इशू हो सकता है सर, कुछ ऐसे एरियाज हो सकते हैं जो कॉमन एरियाज होंगे सर, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटीज के इशू हो सकते हैं आपस में, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कैसे रिजोल्व करने हैं, वो ना हो, वो अवॉइड किए जाएं वो सब इश्यूज, उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। वो स्टैंडर्ड आपको बताता है हे जॉइंट ऑडिटर्स, जब आप ऑडिट करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेशन करना है, आपको ऐसे ऐसे प्लानिंग करनी है, आपको ऐसे स्ट्रेटजी बनानी है, आप लोगों की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं, आप लोगों की सबकी मिला करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं, आपको रिपोर्टिंग ऐसे करनी है, अलग अलग रिपोर्ट कर सकते हो, सिंगल रिपोर्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के साथ आपको ऐसे करना है, आपस में कम्युनिकेशन आपको ऐसे करना है। सो वो सारे कंफ्लिक्ट रिमूव करने के लिए ये स्टैंडर्ड दुनिया में आया और इस स्टैंडर्ड को पढ़ना बहुत जरूरी है इसलिए,
ठीक है सर। अब सर एक चीज और आती है, यहां पे आपने एक नोट दिया हुआ है ये वाला कि सर प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर, क्या उनके बीच में भी जॉइंट ऑडिट का कॉन्सेप्ट आएगा क्या? नहीं सर, उसको जॉइंट ऑडिट नहीं बोलते। जो अदर ऑडिटर का है उसका जो स्टैंडर्ड होता है, मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे हम इसको समरी चार्ट से देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑडिटर और जो आपका अदर ऑडिटर होता है सर, अनदर ऑडिटर जिसको बोलते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड है सर, इसका स्टैंडर्ड है SA 600 कि जब आप काम को यूज करते हो अदर ऑडिटर के। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी ये जो रिलायंस कंपनी है, इसके ये दोनों जॉइंट ऑडिटर है, ये इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। अगर रिलायंस कंपनी जो है उसकी कोई और सब्सिडियरी कंपनी है या कोई और दूसरी कंपनी एसोसिएट कंपनी है, उसका जो ऑडिट कर रहा होगा, हो सकता है इन दोनों में से कोई कर रहा हो सकता है कोई दूसरा फर्म, सीए फर्म उनका ऑडिट कर रहा हो, तो वो जो दूसरा सीए फर्म ऑडिट कर रहा है और ये जो फर्म इस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ऑडिट जो कर रहे हैं, वो आपस में उनका रिलेशनशिप प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर का है, वो जॉइंट ऑडिटर का रिलेशनशिप नहीं है। तो अदर ऑडिटर के केस में और प्रिंसिपल ऑडिटर के केस में SA 299 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये थी आपकी पहली चीज, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कि सर जो दूसरा ऑडिटर है दूसरी ब्रांच का, जिसको हम ब्रांच ऑडिटर भी बोलते हैं, क्या उसके बीच में और प्रिंसिपल ऑडिटर के बीच में 299 लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा, उसके लिए आपका SA 600 है। ठीक है सर। अब सर बात करते हैं हम आगे। हमने आपको बताया जॉइंट ऑडिट का मीनिंग, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी बाय 2 और मोर ऑडिटर्स, तो उसको क्या बोलेंगे सर? जॉइंट ऑडिट। सर जॉइंट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जॉइंट ऑडिट क्यों किया जाता है? सर ये देखो ऑब्जेक्टिव, ये क्या होता है, मतलब जॉइंट ऑडिट का इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्टैंडर्ड जो लाया गया उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सर 4 ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ने डिफाइन किए हैं कि ये आपको प्रिंसिपल्स बताता है कि जॉइंट ऑडिट कैसे करने का है अपने को। हे ऑडिटर्स, तुमको जॉइंट ऑडिट कैसे करने का है वो प्रिंसिपल ये बताता है। सर ये आपको बताता है यूनिफॉर्म अप्रोच, क्योंकि स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या है कि सब लोग उसको उसी तरीके से समझे। मतलब पहले क्या होता था कि लोग प्लानिंग, जो जॉइंट ऑडिटर होते थे वो प्लानिंग करते थे, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाते थे, काम करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, बट वो लिखा हुआ कहीं नहीं था। तो स्टैंडर्ड ने लिख दी है वो चीज कि यूनिफॉर्मली कि आपको ऐसे काम करना है जब आप जॉइंट ऑडिट करेंगे सब केस में। नेक्स्ट सर, डिस्टिंक्ट एरिया डिफाइन करता है काम के कि एक जॉइंट ऑडिटर को ये काम करना है, इसको ये काम करना है, किस बेस पे आपको एलोकेशन करना है काम का, यूनिट्स के बेस पे काम को सेग्रीगेट करना है, एलोकेट करना है, या इनकम के बेस पे, एक्सपेंस के बेस पे, एसेट लायबिलिटी के बेस पे कैसे करना है, वो इसने बताया है। उसके अलावा सर ये तो मेन है ही, इसके अंदर पहले भी था कि ये आइडेंटिफाई करता है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑडिट के अंदर, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एक ऑडिटर की उस जॉइंट ऑडिट के अंदर, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के अंदर। तो ये इसके सर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसका मीनिंग हमारा हो गया। हाँ जी सर। उसके बाद ये हमने आपको बता दिया कि प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर के ऊपर ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट सर, अब सर इसमें होता क्या है आप खुद बताओ। वैसे मैं आपको बताता हूं, यहां पे हम लोग इसी में देखते हैं, यहां देखते रहना आप। सर स्टेज, सर ये स्टेज क्या है आपको पता है कि सर 3 स्टेज में आपका ऑडिट होता है। ऑडिट स्टार्ट होने से पहले, ड्यूरिंग द ऑडिट कुछ चीज़ें होंगी, और सर आफ्टर कंप्लीशन कुछ चीज़ें होंगी। आफ्टर कंप्लीशन तो आपको पता है क्या होगा, रिपोर्टिंग होगी, ठीक है सर। और बिफोर क्या होती है आपकी सर, आपकी प्लानिंग होती है, प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी बनती है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या होता है, ऑडिट एग्जीक्यूट होता है सर, एग्जैक्टली जिसको आप बोल सकते हो। तो सर ये 3 स्टेज होती है मेन ऑडिट की, ठीक है। तो ऑडिट करने से पहले हे ऑडिटर्स आप आपस में प्लान कर लेना कि ऑडिट कैसे करना है। जो आपकी एंगेजमेंट पार्टनर है, मान लो 2 सीए फर्म अपॉइंट हुई थी, जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी में आपकी जो एसआरबीसी जो है और आपकी जो दूसरी फर्म है क्या नाम था इसका, डीटीएस एंड एसआरबीसी। तो डीटीएस और एसआरबीसी के जो एंगेजमेंट पार्टनर हैं, दोनों फर्म में दोनों के एंगेजमेंट पार्टनर होंगे अलग अलग, एंगेजमेंट टीम होंगे अलग अलग। तो दोनों एंगेजमेंट पार्टनर एज वेल एज एंगेजमेंट टीम आप लोग क्या करेंगे, प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे। आप लोग ऑडिट को प्लान करेंगे कि कौन सा काम किसको करना है, कौन सा एरिया किसको
परफॉर्म करना है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है, रिस्क असेसमेंट कैसे होगा, कौन कौन लोग क्या क्या काम करेंगे, वो पूरा आप बैठ करके प्लानिंग करते हो। और उसके लिए एंगेजमेंट पार्टनर, एंगेजमेंट टीम, दोनों फर्म्स की, यहां पे 2 फर्म है, अगर 2 से ज्यादा होंगी तो जितनी भी फर्म्स है उन सब की वो एंगेजमेंट टीम एंड पार्टनर मिल करके बैठ करके डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे और स्ट्रेटजी बनाएंगे ऑडिट कैसे करना है। तो ये सर ऑडिट से पहले होता है। और उसके अंदर सर क्या क्या पॉइंट आपके कंसीडर किए जाते हैं, ये देखो ये रहा जॉइंट ऑडिट प्लानिंग। क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसीडर करते हैं जब आप जॉइंट ऑडिट की प्लानिंग करोगे। प्लान किए बिना तो काम नहीं कर सकते ना, प्लानिंग करोगे ना पहले। तो प्लानिंग क्या क्या होता है सर उसके अंदर, आइडेंटिफाई करोगे एरियाज कौन से डिवाइड करने हैं, ऑडिट के अंदर कौन कौन से एरियाज है जो आपको ऑडिटर्स के बीच में आपस में डिवाइड करने हैं, वो एरियाज आइडेंटिफाई करोगे। सेकंड सर, कॉमन ऑडिट एरियाज कौन से हैं, वो ऑडिट एरियाज जहां पे सब किसी को प्रोसीजर परफॉर्म करने, अपने सब किसी को काम करने, जैसे आपका रिस्क को असेस करना है, वो कॉमन ऑडिट एरिया हो गया। ठीक है, तो वो एरिया पे अब वो एरियाज आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसे एरियाज। थर्ड सर, आपको पहले ये देखना है कि आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सर इसका मतलब क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है दोस्त कि आपको जो रिपोर्ट करनी है अपनी ऑडिट के अंदर, वो आपको फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से रिपोर्टिंग करनी है, ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर, या कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से रिपोर्ट करना है। तो आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका गोल क्या है तो आप प्लान कैसे बनाओगे। रिपोर्ट ये करना है हमें, तो उसके हिसाब से हमें ये काम करना है, तो आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या एंगेजमेंट के वो देखने हैं। सर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, एनटीई का मतलब होता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि किस फॉर्म के पास कितना रिसोर्स है, कोई कितने सीनियर लोग वहां जा रहे हैं, कितने फ्रेशर्स वहां जा रहे हैं, उनका क्या कैपेबिलिटीज है, क्या कॉम्पिटेंस है, वो सब आपको देखना है। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज, एंगेजमेंट टीम जो आपकी है। उसके बाद सर आपको देखना है आपने जो प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज की होंगी, जब आपने क्लाइंट एक्सेप्ट किया होगा, जब रिलायंस इंडस्ट्री आपके पास आई होगी डीटीएस, एंड आपके पास एसआरबीसी, जब क्लाइंट रिलायंस आपके पास आया होगा, तो उस टाइम पे आपने क्लाइंट को स्टडी किया होगा, क्लाइंट के बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को समझा होगा, क्लाइंट के रिस्क को समझा होगा। तो अंडरस्टैंडिंग आप जब लेते हो क्लाइंट की, तो वो जो आपकी प्रीलिमिनरी एक्टिविटी है, क्लाइंट को आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने से पहले आपने कुछ प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे, तो वो आप कंसीडर कर लेना। जब आप प्लानिंग करोगे, आप देखना आपको क्या क्या चीजें वहां मिली थी, मैनेजमेंट कैसा था, एक रिस्क असेसमेंट होता है मैनेजमेंट का भी, तो वो सब हम लोग केवाईसी बोलते हैं, जिसको केवाईसी करते हैं क्लाइंट का, तो वो सारी चीजें आप कंसीडर कर लेना। उन सबको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, स्टार्ट करने से बहुत पहले आप लोग ये काम करते हैं। अपनी अपनी फर्म ने, दोनों फर्म ने अपना काम किया होगा, उसको आप जब प्लान कर रहे हो, मीटिंग में बैठे हो प्लानिंग की, तो देख लेना कौन सी एक्टिविटीज आपने की थी, उनका रिजल्ट क्या निकला था। उसके बाद सर कम्युनिकेट कर देना सिग्निफिकेंट फैक्टर्स। अगर किसी भी, दोनों जो फर्म्स हैं, ये जो डीटीएस और आपकी ये एसआरबीसी एंड कंपनी जो है, आप दोनों को अगर कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर्स पता लगे, जो आपने प्लानिंग स्टेज से पहले आपने जो प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज की, या आपने जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किया क्लाइंट एक्सेप्ट करते टाइम पे, तो आपको अगर कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर पता है तो आप वो कम्युनिकेट कर लेना, ताकि प्लानिंग हम लोग अकॉर्डिंगली कर लें। ठीक है सर, तो ये सर प्लानिंग स्टेज में होता है। और इसमें आपका कौन कौन इन्वॉल्व होता है आप लिख सकते हो, एंगेजमेंट पार्टनर प्लस एंगेजमेंट टीम ऑफ ऑल जॉइंट ऑडिटर्स, इसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट सर, अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड अदर प्रोसीजर। अब रिस्क को असेस करने का काम हर एक जॉइंट ऑडिटर का अपना है। मान लो आप एक मान लो ये जो डीटीएस जो फर्म है और जो एसआरबीसी है, डीटीएस ने, अब 2 तरीके हैं सर। पहले हम बात करते हैं एक और चीज की, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहली चीज है कि आप जो वर्क को एलोकेट करते हो वो 2 बेस पे करते हो। पहला, अगर रिलायंस कंपनी जैसे है, उसकी आइडेंटिफाइबल यूनिट्स है, मान लो रिलायंस कंपनी की 10 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो डीटीएस ने बोला कि ये 5 यूनिट हम लोग ऑडिट करेंगे और ये 5 ऑडिट एसआरबीसी आप लोग ऑडिट करेंगे। ठीक है, तो डिसाइड हो गया। लेकिन अगर रिलायंस कंपनी का एक ही यूनिट है, कोई अलग अलग यूनिट्स नहीं है या यूनिट आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो उस केस में आप डिसाइड करते हो कि ऐसे, जैसे बैलेंस शीट का ऑडिट डीटीएस करेगी, एसआरबीसी क्या करेगी, पीएनएल का ऑडिट करेगी, या हो सकता है रेवेन्यू का ऑडिट एसआरबीसी करेगी, एक्सपेंसेस का ऑडिट कौन करेगा, आपकी डीटीएस फर्म करेगी, और
एसेट कौन करेगा, एसआरबीसी करेगी, लायबिलिटीज कौन करेगा, आपकी डीटीएस करेगी। तो आपने काम को डिवाइड करना है। तो डिवीजन आपका पहला जो होता है प्रायोरिटी पे, वो होता है आइडेंटिफाइबल यूनिट्स के बेस पे आप डिवाइड करते हो काम को। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप डिवाइड करते हो काम को एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, उसके बेस पे। डन सर। अब आपने जो काम को डिवाइड किया, जो एलोकेट किया, उस एरिया में आपको दोनों ऑडिटर्स को अपने अपने एरिया के अंदर रिस्क को असेस करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट होता है ना, तो उस रिस्क को आप असेस करोगे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, कितना नहीं है। वो हर एक जॉइंट ऑडिटर को असेस करना पड़ता है और डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट आपको बताया था ना, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया कुछ तो आपने काम नहीं किया, ये मान लिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट कर लेना कितना रिस्क है, किसके कितने एरिया में। ठीक है सर। उसके बाद आपने जो काम किया, आपके जो कॉमन एरियाज होंगे, जो एलोकेट नहीं हुए जो एरियाज, उन एरियाज पे आप डिस्कशन कर लेना दोस्त। क्या कर लेना, डिस्कशन कर लेना कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर उन पे परफॉर्म करने हैं, क्या आपने परफॉर्म किए, उनको डॉक्यूमेंट कर लेना। कोई ऐसे एरियाज जहां पे दोनों लोग काम करेंगे, कोई ऐसे एरियाज है, रिस्की एरियाज है बहुत ज्यादा, जहां पे दोनों लोगों की एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, तो उन एरियाज के ऊपर भी आप डिस्कशन करके ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके उनको डॉक्यूमेंट कर लेना। उसके बाद सर एक कॉमन लेटर ऑफ एंगेजमेंट ऑब्टेन कर लेना और कॉमन WR ऑब्टेन करना। अब मान लो अगर मैं ऐसे बोलूं आपको कि जो डीटीएस आपकी फर्म है वो रिलायंस के पास गई और उन्होंने बोला कि रिलायंस कंपनी हमें ना आप वो दे दो, WR दे दो, मान लो फिक्स एसेट्स के ऊपर WR दे दो आप हमें, या गोइंग कंसर्न के ऊपर, मान लो कि गोइंग कंसर्न के ऊपर WR दे दो कि आपने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट कैसे की और कंपनी गोइंग कंसर्न है वो सब लिख करके दे दो। उन्होंने ले लिया। अब अगले दिन क्या आती है, एसआरबीसी आती है और रिलायंस को बोलते हैं कि आप हमें सर WR दे दो। कहते हैं, रिलायंस बोलते हैं किसका, गोइंग कंसर्न का। रिलायंस कंपनी है ना, ऑडिटर को इतनी गालियां देगी, अरे बोलेगी आप दोनों को हमने ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया है, ऑडिट करने के लिए साथ में, ना कि अलग अलग। कल वो लेकर के गए हैं गोइंग कंसर्न का WR, आज आप मांगने आ गए। अरे कॉमन WR लो, जितने भी WR लेंगे जॉइंट ऑडिटर्स वो कॉमन लेंगे, अलग अलग बैठेंगे नहीं लेकर के। एक ही वो कंपनी की आपको यही काम रहेगा कंपनी का कि बार बार सेम चीजें आपको बताती रहे, नहीं सर। तो कॉमन WR लेना पड़ता है। और जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है आपकी जॉइंट ऑडिटर आपके बीच में, जो भी कि ये एरिया ये करेगा, ये ऑडिटर करेगा, ये वाला एरिया ये ऑडिटर करेगा, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट कर लेना। उसको बोल देते हैं एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट, कॉमन लेटर ऑफ एंगेजमेंट। और वो हम क्लाइंट को कम्युनिकेट कर देते हैं, बिकॉज क्लाइंट को तो बताना पड़ेगा ना कि कौन कितना क्या ऑडिट कर रहा है, क्या पूरा बताना पड़ेगा क्लाइंट को। तो वो लेटर ऑफ एंगेजमेंट आप एक कॉमन बना लेते हो। ठीक है सर। उसके बाद सर आपने ये तो बना लिया। अब सर मैंने आपको ये बता दिया डिवीजन ऑफ वर्क की काम का एलोकेशन कैसे होगा। ऑडिट ऑफ आइडेंटिफाइबल यूनिट्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल डिस्कशन के बेस पे, अगर यूनिट्स आइडेंटिफाइबल है तो उसके बेस पे कर लो, अगर नहीं है नॉट पॉसिबल तो आप एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस के बेस पे डिवाइड करोगे काम को। उसके बाद सर क्रिटिकल एरियाज कोई है तो सारे लोग कवर करेंगे। मान लो कोई ऐसा फैक्टर मिलता है जहां से पता लगता है कि कंपनी में इस आइटम में फ्रॉड है, ठीक है। मान लो एसेट्स में पता लगता है, इन्वेंट्री मान लेते हैं कि उसमें फ्रॉड है, तो उस केस में भाई क्रिटिकल एरिया है ये, इसको आप दोनों ऑडिटर काम कर लेना, इसको आप डिवाइड मत करना। इन्वेंट्री को के ऊपर दोनों ऑडिटर अपने प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे साथ में मिल करके, ऐसे नहीं अलग अलग, फिजिकल वो अलग कर रहा है वो अलग कर रहा है, आप साथ में काम करना, साथ में अपनी एक्सपर्टीज, नॉलेज सब कुछ करना उसके ऊपर। डन सर। उसके बाद सर डॉक्यूमेंट कर लेना और साइन जरूर कर लेना कि आपने काम को डिवाइड कैसे किया, ताकि बाद में कभी लड़ाई ना हो, बाद में आप ये ना बोल पाए कि ये एरिया तो उस ऑडिटर का था, मेरा नहीं था, और ये ऑडिटर बोल रहा है, वो ऑडिटर बोल रहा है कि वो एरिया तो इस ऑडिटर का था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरा नहीं था। तो रिकॉर्ड रखना जरूरी है उस चीज का कि आपने जो काम डिवाइड किया होगा कि एसेट ये ऑडिटर चेक करेगा, इनकम ये ऑडिटर चेक करेगा, या स्पेसिफिक कोई एरिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ये ऑडिटर चेक करेगा, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करना और साइन होना चाहिए वो कि हाँ सब लोग एग्री कर रहे हैं। ठीक है सर। और उस डिवीजन को आप क्लाइंट को कम्युनिकेट करते हो, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया। डन सर। उसके बाद सर अब आपस में कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। अगर ये स्टैंडर्ड ये चीजें नहीं लिखता ना दोस्त, तो लड़ाई होने के बहुत चांसेस होते हैं। बिकॉज जॉइंट ऑडिटर्स भी क्या है, वो सीए फर्म्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो उनके बीच में हो सकता है सुपीरियरिटी का इशू हो सकता था, कॉम्प्लेक्सिटी इशू हो सकता था, नॉलेज गैप हो सकता था, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ हो सकते थे कोऑर्डिनेट ना करें। बट ये स्टैंडर्ड ने बोला है कि आपको ऐसे करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, आपको कोई ऐसा
इशू मिलता है, फैक्टर मिलता है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है जो दूसरे जॉइंट ऑडिटर के एरिया से रिलेटेड करता है, तो आप उसको कम्युनिकेट करेंगे जाकर के जहां पे उसकी अटेंशन रिक्वायर्ड है, ताकि वो अपना काम प्रॉपरली कर ले। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि आप कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे कर सकते हैं। शेयर करें आप सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो दूसरे जॉइंट ऑडिटर्स को आप शेयर करेंगे। क्या क्या हो सकती है वो? ऐसी इंफॉर्मेशन जो दूसरे ऑडिटर की अटेंशन रिक्वायर करती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जहां पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ऐसी इंफॉर्मेशन जहां पे डिस्कशन करना जरूरी है, ऐसी इंफॉर्मेशन जहां पे दूसरे ऑडिटर को अपनी जजमेंट लगानी पड़ेगी। तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर्स आप आपस में कोऑर्डिनेट कर लेना, डिस्कस कर लेना, एक दूसरे को बता देना, छुपाना मत कुछ। डन सर? हाँ जी। उसके अलावा सर अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें से आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आपने इस चीज सुनी होगी, आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो कंडीशन है, आपका जो डिसीजन है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं हमेशा, कोई और जिम्मेदार नहीं होता। ऐसे ही एसए 299 बोलता है, हे जॉइंट ऑडिटर्स, आप अपने अपने जो काम आपने एलोकेट किया है उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें अगर कोई इशू मिला, कोई प्रॉब्लम आई, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने वो काम चेक किया है प्रॉपरली, अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं ढंग से, आपने एसए के हिसाब से काम किया है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। जो काम डिवाइड हो गया है उसके ऊपर बोल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल है, जहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल था या ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल था। दोनों रिस्पॉन्सिबल हो आप इक्वली। डीटीएस फर्म आप भी रिस्पॉन्सिबल हो और एसआरबीसी आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, अगर ये एरियाज हैं रिलायंस कंपनी के अंदर। कौन कौन से सर? वो काम जो आपने डिवाइड नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। मान लो आपने इन्वेंट्री का एरिया डिवाइड ही नहीं किया, तो इन्वेंट्री के ऊपर आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद सर कॉमन ऑडिट एरिया, रिस्क को असेस करने के लिए, जैसे आपका रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क और मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो आप निकालते हो, रिस्क असेसमेंट आपकी प्लानिंग के लिए, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब के लिए सर आप दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। प्लान करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए, रिस्क को असेस करने के लिए आप दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स जो रिक्वायरमेंट है स्टैट्यूट के, मान लो कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होगी, कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट, तो उनके जो डिस्क्लोजर्स हैं वो कंपनी ने कंप्लाई किए हैं या नहीं किए, उसके लिए आप दोनों रिस्पॉन्सिबल है, आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीज चेक करना। एप्लीकेबल एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को कंपनी ने कंप्लाई किया है या नहीं किया। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो एएस इंडियस आपके हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके हो गए। कंप्लायंस फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो जिस एक्ट के अंदर वो कंपनी आ रही है या वो एंटिटी आ रही है, अगर बैंक्स है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस एक्ट हो गया, कंपनी है तो कंपनीज एक्ट हो गया। तो वो उनकी एफआरएफ की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लाई किया है नहीं किया, ये आप दोनों ऑडिटर्स का काम है चेक करना। दोनों का मतलब मैं दो एग्जांपल हमने दो ऑडिटर्स का लिया है, दो से ज्यादा भी ऑडिटर्स हो सकते हैं। जॉइंट ऑडिट तभी लगेगा जब दो या दो से ज्यादा ऑडिटर्स होंगे। ठीक है सर। कंप्लायंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आपने जो ऑडिट रिपोर्ट दी है वो रेलिवेंट स्टैट्यूट के हिसाब से दी है, जो आपके सेक्शन 143 की रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है। जो स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी है, वो भी इंश्योर करना सब ऑडिटर्स का काम है। उसके अलावा सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करना, वो भी सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्टेन मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप सबकी है। अगर आपको कोई ऐसा मैटर मिलता है जो दूसरे जॉइंट ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वैसे कोऑर्डिनेशन के अंदर कवर हो गया, तो ये कम्युनिकेट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको कोई ऐसा मैटर मिला था, आपने कम्युनिकेट नहीं किया हे ऑडिटर, तो दूसरा जो जॉइंट ऑडिटर है वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही, आप भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपको कोई ऐसा मैटर मिलता है जिसमें दूसरे जॉइंट ऑडिटर की को बताना जरूरी है, तो आप उसको बताएंगे, कम्युनिकेट करेंगे उसको। ठीक है सर। ये सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल और सेवरली रिस्पॉन्सिबल। अजम्पशंस, सर क्या एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के रिगार्डिंग कुछ अजम्पशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है सर। कैसे कि एक ऑडिटर ने, अगर डीटीएस फर्म है जो रिलायंस का ऑडिट कर रही है और एसआरबीसी है, तो डीटीएस ये एज्यूम कर सकती है कि एसआरबीसी ने अपना काम जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितनी भी लीगल एंड प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से किया होगा। उसे काम को रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट डीटीएस की नहीं है, या एसआरबीसी डीटीएस के काम को रिव्यू नहीं करेगी। तो एक दूसरे के काम पे रिलाय करना, वो उनकी एजम्पशन है, वो रिलाय कर सकते हैं एज पर स्टैंडर्ड। ठीक है सर। टू एज्यूम दैट अदर ऑडिटर्स ने अपना काम किया है एज पर स्टैंडर्ड्स ब्रॉट टू द नोटिस
और ये तो हो गया एक चीज। सेकंड चीज कि ये भी आपको रिलाय करना पड़ेगा, आप मानोगे कि दूसरे ऑडिटर ने मेरे को जितनी भी कोई अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी जो मेरे काम के लिए इंपॉर्टेंट थी तो दूसरे ऑडिटर ने मेरे को बता दी होगी। मतलब ट्रस्ट, आप दोनों के बीच में ये ट्रस्ट होना चाहिए। assumption का मतलब है दोनों के बीच में ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि एक दूसरे को आपने ये चीज बता दी होगी। अगर कोई भी डिपार्चर हुआ होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से, तो अगर किसी के भी नोटिस में वो आया होगा तो उसने दूसरे को कम्युनिकेट कर दिया होगा या सबको कम्युनिकेट कर दिया होगा, जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स है। तो वो एज्यूम करते हैं, वो चेक नहीं करेगा। एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे ऑडिटर का काम चेक नहीं करेगा ये चीज देखने के लिए कि अपना काम आपने ऐसे के हिसाब से किया है, आपने कोई अगर आपको डिपार्चर मिला एप्लीकेबल एफआरएफ से तो आपने बता दिया, वो एज्यूम करेंगे कि आपने बता दिया होगा। ठीक है। और ये आपका नोट है कि जरूरी नहीं होता कि रिव्यू करे दूसरे ऑडिटर ने काम किया, जो एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे जॉइंट ऑडिटर के काम को रिव्यू करे ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके बाद सर लास्ट आ गया, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप, रिपोर्टिंग। सर एक चीज बताओ, आपके हिसाब से रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए? एक ही रिपोर्ट उनको देनी चाहिए या अलग अलग रिपोर्ट देनी चाहिए? केस 1 जहां पे उनका सर एक ही ओपिनियन है, एक ही टाइप का ओपिनियन है। ऐसे 700 की सीरीज के अंदर आपको ओपिनियन दिया हुआ है ना, क्वालिफाइड मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन या अनमॉडिफाइड या क्लीन ओपिनियन। तो सर उन सबका मान लो क्लीन ओपिनियन है तो सब लोग एक ही रिपोर्ट देंगे। मान लो 4 जॉइंट ऑडिटर्स है तो क्या 4 अलग अलग रिपोर्ट्स देंगे? सर सबको एक ही देनी चाहिए, कॉमन सेंस। और मान लो सर अगर 2 का क्लीन ओपिनियन है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, 4 ऑडिटर्स में से 2 का मॉडिफाइड ओपिनियन है, ठीक है, मान लो क्वालिफाइड ओपिनियन है, मॉडिफाइड में भी 3 होते हैं ना, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड ओपिनियन है तो सर 2 रिपोर्ट्स देंगे या 4 रिपोर्ट्स देंगे? सर 2 रिपोर्ट्स देंगे कि 2 का कॉमन ओपिनियन है क्वालिफाइड और 2 का क्या है अनमॉडिफाइड। अब सर एक केस और ले लो, सर 3 ऑडिटर्स का क्लीन ओपिनियन है अनमॉडिफाइड, एक ऑडिटर अड़ा हुआ है कि मैं तो भाई एडवर्स ओपिनियन दूंगा। मेरे हिसाब से तो ये जो मेरे को एरिया मिला था इसके अंदर बहुत ज्यादा मिसस्टेटमेंट्स है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है भर भर के, जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गंदा कर रही हैं, तो मैं तो एडवर्स ओपिनियन दूंगा। तो क्या उस ऑडिटर की बात वो 3 ऑडिटर सुनेंगे या वो ये बोलेंगे अरे हम मेजोरिटी में हैं, तुम कौन हो एडवर्स ओपिनियन देने वाले? एक ही रिपोर्ट जाएगी, क्लीन रिपोर्ट जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं सर, जितने भी ऑडिटर्स हैं वो अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको रिपोर्ट भी अलग अलग देनी पड़ेगी अगर उनके ओपिनियन अलग अलग हैं। क्या बोला मैंने? उनको रिपोर्ट भी अलग अलग देनी पड़ेगी अगर उनके ओपिनियन अलग अलग है। अगर सेम ओपिनियन है तो सर एक रिपोर्ट दे दो, लेकिन अगर सर ओपिनियन अलग अलग है तो जितने ऑडिटर्स हैं उनकी सबकी रिपोर्ट अलग होगी। जैसे अगर मैंने बोला 3 ऑडिटर्स का क्लीन ओपिनियन था तो तीनों एक रिपोर्ट दो, और इसका एडवर्स ओपिनियन है तो ये अपनी अलग रिपोर्ट देगा। और कंफ्यूजन ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं, जो पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिट रिपोर्ट को, उसके लिए इस स्टैंडर्ड ने बोला है कि हे जॉइंट ऑडिटर्स, जब आप अलग अलग ऑडिट रिपोर्ट दोगे ना तो अपनी रिपोर्ट में आप ये बता देना कि आपके अलावा जो ऑडिटर है उसने अलग रिपोर्ट दी है। वो कैसे बताओगे आप? एक पैराग्राफ होता है एसए 706 में अदर मैटर पैराग्राफ, वो डाल देना, उसमें लिख देना कि आपके अलावा भी ऑडिटर है इस कंपनी का और उसने अलग रिपोर्ट दी है, आपने जो रिपोर्ट दी है उससे अलग रिपोर्ट दी है। तो जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं उनको अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, अगर अलग अलग रिपोर्ट्स दे रहे हैं, कि अदर मैटर पैराग्राफ डाल करके कि अलग अलग ऑडिटर्स ने अलग अलग रिपोर्ट दी है, और ये पैराग्राफ में आपको मेंशन करना पड़ेगा। प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे। तो सर यही है, अगर सारे एग्रीड हैं तो कॉमन सिंगल ऑडिट रिपोर्ट आप देंगे, अगर डिसएग्रीमेंट है तो आप सेपरेट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई भी मेजोरिटी माइनॉरिटी का यहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेजोरिटी माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं चलेगा। और आप रेफरेंस दे दोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इन अदर मैटर पैराग्राफ, इसका सर होता है एसए 706, उसमें आप डाल दोगे सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट आपने दी है और एक और ऑडिटर ने अलग रिपोर्ट दिया, एक ऑडिटर, 2 ऑडिटर, जितने भी अलग अलग रिपोर्ट है सबका रेफरेंस आपको अदर मैटर पैराग्राफ में देना पड़ेगा। और ये सारी रिपोर्ट्स आपकी एनुअल रिपोर्ट में जो कंपनी की है, जैसे रिलायंस कंपनी की आपकी यहाँ पे ये एनुअल रिपोर्ट है, इसमें अटैच होगी। यहाँ पे तो इन दोनों जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने सिंगल रिपोर्ट दी है तो सिंगल ही दोनों ने यहाँ पे साइन किया हुआ है, ठीक है। अगर अलग अलग होती तो आपको यहाँ पे 2 अलग रिपोर्ट दिख जाती, ठीक है सर। अब कम्युनिकेशन ये क्या है सर? ये बेसिक चीज है कि अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन मिलता है या अगर आपको कोई ईओएम एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ डालना है या अदर मैटर पैराग्राफ डालना है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप पहले मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी क्लाइंट को देते हो कि हम ये वर्डिंग डालने वाले हैं, ये रिपोर्ट का हमारा प्रपोज ओपिनियन होगा और उसकी ये वर्डिंग्स होंगी, ये ड्राफ्ट हम लोग करके देंगे। तो आप एक बार कम्युनिकेट कर देते हो मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को, क्लाइंट को। डन सर। तो ये सर पूरा स्टैंडर्ड आपका था। एक बार फिर से आप देख लो कि सर जॉइंट ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, आपको बता दिया।
अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी से हमारे नोट्स के साथ देख लेते हैं। सर देखो, इसके ऑब्जेक्टिव्स, 4 ऑब्जेक्टिव सर आपको बता दिया, प्रिंसिपल्स बताता है, यूनिफॉर्म अप्रोच ऑडिट करने के लिए बताता है जॉइंट ऑडिटर्स को, सर उनके एरियाज अलग अलग एलोकेट कैसे होंगे वो बताता है, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टोटल में और इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद सर जॉइंट ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, जहां जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या जिस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट एक से ज्यादा ऑडिटर कर रहे हो तो उस ऑडिट को जॉइंट ऑडिट बोलेंगे और उन ऑडिटर्स को जॉइंट ऑडिटर्स बोलेंगे। प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर के बीच में ये स्टैंडर्ड नहीं लगता, उनके बीच में लगता है SA 600। ठीक है सर, प्लानिंग कैसे करना है ये इसमें मेंशन किया हुआ है कि एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट पार्टनर सब इन्वॉल्व होंगे, जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स है प्लानिंग स्टेज के अंदर। ठीक है सर, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्या बनाएंगे सर, वो एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएंगे। उसके बाद क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने जब आप प्लान बना रहे हो, कि आपने पहले ऑडिट एक्सेप्ट करते टाइम पे आपने क्या प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज की होंगी, क्लाइंट का रिस्क असेस किया होगा या क्लाइंट का जो KYC होता है वो किया होगा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट का बैकग्राउंड एक चेक किया होगा, तो सारे फैक्टर्स यहां कंसीडर कर लेना। आप एरियाज को एलोकेट कर लेना, कॉमन एरियाज कौन से होंगे वो उस पर डिस्कशन कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां पे मेंशन करते हो। प्लान में रिसोर्सेज जो हैं उनका नीचे टाइमिंग एंड एक्सटेंड क्या होगा, कितने रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे वो सब डिसाइड कर लेना, तो प्लानिंग कर लेना। उसके बाद रिस्क को कैसे असेस करना है, सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने एरियाज के हिसाब से रिस्क को असेस करना। उसके बाद सर उसको डॉक्यूमेंट जरूर कर लेना, और ऐसे एरियाज जहां पे सब लोगों के कॉमन एरियाज है वहां पे कैसे रिस्क असेस होगा, वहां पे कैसे काम करेंगे, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म होंगे, क्या प्रोसीजर परफॉर्म होंगे वो परफॉर्म कर लेना, उनको डॉक्यूमेंट कर लेना। और एक कॉमन लेटर ऑफ एंगेजमेंट और एक कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भी आप ले लेना, साइन कर लेना। सर डिवीजन ऑफ वर्क, काम कैसे डिवाइड होगा, यूनिट्स हैं तो उसके बेस पे, नहीं है तो एसेट लायबिलिटी इनके इनकम और एक्सपेंस के बेस पे। उसके बाद सर डॉक्यूमेंट करेंगे और साइन करेंगे डिवीजन ऑफ वर्क को, और क्लाइंट को भी कम्युनिकेट कर देंगे। कोऑर्डिनेशन, सर कोऑर्डिनेशन करना है आपको, आपको ऐसे कोई मैटर्स हैं जिसपे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, किसी और ऑडिटर की हो सकती है, उसकी अटेंशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो वो सारे मैटर्स, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, तो वो सारे मैटर्स आप शेयर कर लेना, कोऑर्डिनेट कर लेना एक दूसरे के साथ, लड़ाई मत करना दोस्त। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी क्या है, उनको जो काम मिला हुआ है अलग अलग एलोकेट जो हुआ है एरिया, उस पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कुछ ऐसे एरिया है जहां पे जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि FRF कंपनी ने कंप्लाई किया नहीं किया, डिस्क्लोजर प्रॉपर दिए हैं नहीं दिए कंपनी ने। ठीक है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही रेलेवेंट स्टैट्यूट को। ठीक है, उसके अलावा आपका जो काम डिवाइड नहीं हुआ उसके ऊपर, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, आपने क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वो, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सबकी है। तो ये ऐसे एरियाज है जहां पे आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉमन है। और ये भी एक चीज है कि हर एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे के काम को रिलाई कर सकता है, उसको रिव्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एज्यूम करता है कि दूसरे ऑडिटर ने अपना काम एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया होगा, और उसको अगर कोई भी मटेरियल डिपार्चर मिला होगा एप्लीकेबल FRF से या किसी डिस्क्लोजर से, तो उसने सबको बता दिया होगा। ये वो एज्यूम कर लेते हैं, उसके लिए वो काम को रिव्यू नहीं करेंगे। उसके बाद सर रिपोर्टिंग, आप सिंगल रिपोर्ट दे सकते हो अगर एग्रीमेंट है, सब लोग एग्री कर रहे हैं कि सबको एक ओपिनियन देना है। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिसएग्रीमेंट है, तो अपनी रिपोर्ट अलग दे सकते हो, और अपनी हर रिपोर्ट में आपको अदर मैटर पैराग्राफ डाल करके रेफरेंस देना पड़ेगा दूसरे जॉइंट ऑडिटर की रिपोर्ट का, ताकि कंफ्यूजन ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को। ठीक है सर, और कम्युनिकेट कर देना कि आप अगर मॉडिफिकेशन डालने वाले हो या आप कोई एम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ, अदर मैटर पैराग्राफ डालने वाले ऑडिट रिपोर्ट में, तो उसकी कैसे वर्डिंग होगी, क्या प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट आपकी होने वाली है, उसको क्लाइंट को, TCWG को, मैनेजमेंट को एक बार कम्युनिकेट जरूर कर देना। प्यार से बोलेंगे जय श्री राधे। तो सर ये आपका पूरा 100% स्टैंडर्ड कवर है, CA फाइनल में भी है, CA IPCC इंटर में भी है, और यही कंटेंट है। ठीक है, तो आप इसको एक बार वीडियो को रेफर जरूर कर लेना, और आई थिंक आपका 100% कवर हो जाएगा। 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपना फीडबैक देना दोस्त कमेंट सेक्शन में, ताकि पता लगे कि हम लोग कहां पे और इंप्रूव कर सकते हैं, आपके लिए और चीजें हम क्या अच्छी कर सकते हैं आपकी रिवीजन में, ताकि हेल्प हो। आप लोग ऐसे ही समझते रहिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, बिकॉज जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड जय श्री राधे।